अस्सलाम वालेकुम। तनवीर घुमन साहब कहते हैं कि आज से 20 साल पहले मैदे के अल्सर का शिकार होने के बाद मुझे मालूम हुआ कि हमारी सेहत या बीमारी में खुराक फैसला कुन हैसियत रखती है। चुनांचे मैंने सेहत और खुराक के ताल्लुक को गहराई से जानने के लिए मालूमात जमा करना शुरू कर दी। तनवीर साहब ने पिछली 2 दहाइयों पर मुश्तमिल इस हवाले से अपनी रिसर्च में जो कुछ समझा उसे खूबसूरत और आम फहम अंदाज में 10 नुकात की सूरत में तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि पहली बात ये कि हर इंसान का अपना एक अलग केमिकल मिजाज होता है। उसे अपना ये मिजाज समझना और उसके मुताबिक अपनी खुराक का इंतखाब करना होता है। ये कोई ज्यादा पेचीदा काम नहीं है, बस आप अपने जिस्म के रवैये और रद्द अमल पर तवज्जो दें। कोई भी खाना खाने के बाद आपका जिस्म या तो खुशी और तस्कीन का इजहार करेगा या फिर बेजारी और बेचैनी दिखाएगा। जिस खुराक से आपके जिस्म को राहत मिलती है बस वही आपकी कुदरती खुराक है। जरूरी नहीं कि आप भी वही सब खाएं जो आपके घर में बाकी सब लोग खाते हैं या जो आपके दोस्त अहबाब खाते हैं। आप वो खुराक खाएं जो आपके लिए बनी है और जिसके लिए आपका जिस्म बना है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे बीमारियां आपके जिस्म को नोचती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि मुझे अपनी जुबान से ज्यादा अपने मैदे की खुशी का ख्याल रखना है। अक्सर जुबान को मजेदार लगने वाली खुराक मैदे के लिए तकलीफदेह होती है। जुबान चटपटी, मसालेदार, भुनी और तली हुई खुराक पसंद करती है। ये खुराक हलक से उतरने के बाद राहत से तकलीफ में बदल जाती है। तो जुबान की बजाय अपने मैदे का साथ दीजिए, सेहत बेहतर होती जाएगी। तीसरी बात ये कि खाने को इज्जत और अहमियत दीजिए। खाने का इल्तिजाम और एहतमाम कीजिए। नमाज की तर्ज पर इसकी तैयारी कीजिए। जैसे नमाज से पहले वजू करते हैं इसी तरह खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लें। जैसे नमाज के लिए जाए नमाज बिछाते हैं ऐसे ही दस्तरखान बिछाएं। जैसे नमाज में मुकम्मल यकसुई और खामोशी इख्तियार करते हैं ऐसे ही खाने के दौरान कीजिए। फोन एक तरफ रख दीजिए। जहन में भागने दौड़ने वाले तूफानी ख्यालात का स्विच बंद कर दीजिए और पूरे खुशू हुजू से अल्लाह की नेमतों का लुत्फ उठाएं। खाना आहिस्ता आहिस्ता और खूब चबाकर खाएं। इतना चबाएं कि खाना आपके मुंह में घुल जाए, फिर उसे मैदे में उतारें। आपका मैदा आपका शुक्रगुजार होगा। चौथी बात खाने की तरतीब है। जो खाना जितनी जल्दी मैदे से उतर जाता है उसे खाने की तरतीब में पहले रखें। सबसे ज्यादा मैदे में ठहरने वाली खुराक सबसे आखिर में खाएं। लिक्विड खुराक जैसे पानी और जूसेस सबसे पहले डालें, फल और सब्जियां उसके बाद, और गोश्त और उस जैसी देर से हजम होने वाली खुराक सबसे आखिर में खाएं। अगर आप देर से हजम होने वाले खाने के बाद जल्द हजम होने वाली खुराक खाएंगे तो वो आंतों में जाकर तवानाई का जरिया बनने की बजाय मैदे में ही गलना सड़ना शुरू कर देगी और तकलीफ का बायस बनेगी। पांचवी बात ये कि फूड पिरामिड को समझें, यानी सबसे ज्यादा खाना नाश्ते में खाएं, दोपहर में उससे कम और रात को उससे भी कम खाएं। अगर आप 4 रोटियां खाते हैं तो 2 नाश्ते में खाएं, 1.5 रोटी दोपहर और आधी रोटी रात को खाएं। वो मशहूर कौल तो आपने सुना ही होगा कि नाश्ता बादशाहों की तरह, ज़ोहराना वजीरों की तरह और अशाइया फकीरों की तरह करो। दोस्तों के साथ खाने का प्रोग्राम हो तो नाश्ते का इंतखाब करें। किसी को दावत पे घर बुलाना हो तो नाश्ते पे बुलाएं। आपका मैदा आपको दस्ते बस्ता सलाम पेश करेगा। तनवीर साहब के बकौल छठी बात जो मैं समझा वो ये है कि हमारी सेहत के दुश्मन 3 सफेद जहर हैं। इनसे अपने आप को महफूज रखना है। इनमें से एक हमारे दिल का दुश्मन, दूसरा हमारे जिगर का दुश्मन और तीसरा हमारे मैदे का दुश्मन है। पहला नमक, दूसरा चीनी और तीसरा मैदा यानी सफेद आटा है। बेकरी के सामने वाली सड़क से भी बच के गुजरें। ये बात समझ लें कि जिस शहर में जितनी ज्यादा बेकरियां होंगी वहां उतने ही ज्यादा क्लिनिक और अस्पताल होंगे। 7वीं बात ये कि गंदम अपनी ग़िज़ाइयत और इंहज़ाम के लिहाज से तमाम अनाजों में से कमतर दर्जे का अनाज है।
गंदम पे इन्हिसार कम करना चाहिए और अनाज बदल बदल कर खाने चाहिए। कभी जौ की रोटी बनाएं, कभी बाजरे की, कभी मकई की, कभी बेसन की, वगैरह सारे अनाज मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बना लें। इससे सेहत में इनकलाबी तब्दीली आएगी। 8वीं बात ये कि हमारे रवायती घरों में किचन एक पूरा दवाखाना और फार्मेसी होता है। इसका इस्तेमाल कीजिए। तिल, कलवंजी, सौंफ, इलायची, दारचीनी, जीरा, अदरक, लहसुन, पुदीना, लीमू और शहद किसी तोहफे से कम नहीं। इनको हस्बे तौफीक चबाएं, चाय में डालकर पकाएं, कहवा बनाएं या हस्बे मंशा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से महफूज रहेंगे और आपका मैदा भी ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। 9वीं बात, हमारे जिस्म के लिए सबसे ज्यादा थका देने वाला काम खाना हजम करना है। आपने हमेशा तजर्बा किया होगा कि खाना खाने के फौरन बाद से लेकर 1 घंटे तक जिस्म सुस्त पड़ जाता है, ऊंग और नींद आने लगती है और काम पर पूरी तवज्जो मरकूज रखना मुश्किल हो जाता है। तो जिस्म पर खाना हजम करने का बोझ कम से कम डालना चाहिए ताकि वो बाकी काम खुश असलूबी से अंजाम दे सके, वरना वो सारा वक्त एक के बाद दूसरे खाने को हजम करने में ही लगा रहेगा और आप कोई ढंग का काम नहीं कर पाएंगे। मुख्तसर ये कि जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जिंदा रहना चाहिए। 10वीं बात, हमारी सेहत हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए और सेहत की हिफाजत वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपनी दौलत और इज्जत की हिफाजत करते हैं। ये इंतहाई ज़ाती जिम्मेदारी है। हम ये जिम्मेदारी किसी डॉक्टर, हकीम, दोस्त या ख़ानदान के किसी फ़र्द को नहीं सौंप सकते। अपनी सेहत की हिफाजत में हमें कई कुर्बानियाँ देनी पड़ सकती हैं। हमें वो कुर्बानियाँ देने के लिए अपनी जहन साजी करनी चाहिए, बल्कि इस मामले में लोगों की नाराज़गी भी मोल लेनी पड़े तो ले लें, लेकिन सेहत पर समझौता ना करें। याद रखें, ईमान के बाद सबसे बेहतरीन नेमत सेहत है। इसकी कदर करें, हिफाजत करें और इसके लिए भरपूर एहतमाम और कोशिश शुरू कर दें। एक सेहतमंद और पुरलुत्फ जिंदगी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इंशाअल्लाह इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।